हेलो दोस्तों, बिहार टीआरई, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी या फिर किसी स्टेट टीजीटी पीजीटी या फिर आप कहें DSSB, NVS, KVS, इन सब टाइप के एग्ज़ाम के शानदार क्वेश्चन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो साइटोलॉजी के क्वेश्चन है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगर आपने देखा बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो उन सब क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखिए। और हम आगे के क्वेश्चन को आज करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस मजबूत होना चाहिए, बेस कहाँ से बनता है? प्रीवियस ईयर से बनता है, और वही मैं आपको कराने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे ये खत्म होता है उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज आने वाले संभावित क्वेश्चनों को भी पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे और इसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके ज़रूर रखें। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, RQ का मान 1 से अधिक यानी ग्रेटर देन 1 होता है यदि ऑक्सीशोषण में क्रियाधर होता है। RQ इज मोर देन 1 व्हेन द सबस्ट्रेट अंडर एरोबिक ऑक्सीडेशन इज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। दिन के समय अस्थाई मांसल स्पीसीज में विद्यमान मैलिक एसिड, या फिर प्रोटीन्स के जलापद्नित उत्पाद, अणुभार वाला कार्बनिक अम्ल, या फिर एक कम अणुभार वाला कार्बनिक अम्ल। एक उच्च अणुभार दिया है, एक कम दिया है, मतलब कि अ हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड, अ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एक उच्च अणुभार वाला कार्बनिक एसिड। RQ से अधिक। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे कि एक्सप्लेनेशन दिखा के मैम बताया करिए, तो आपको एक्सप्लेनेशन शो कर देते हैं। RQ से अधिक ग्रेटर देन 1 है जब एरोबिक ऑक्सीकरण के तहत सबस्ट्रेट एक उच्च आणविक भार वाला कार्बनिक एसिड होता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में आई होप आप लोग को अंतर पता होगा। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है इसको करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन का कोई उपयोग नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं होती है। और एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निष्कासित होता है, रिलीज होता है। ओके, ऑप्शन इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसिड का संश्लेषण गैसों के अमीनो एसिड का संश्लेषण गैसों के मिश्रण के द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन वाज डन बाय। ये बात किसके द्वारा कही गई है? क्या ये बात साइंटिस्ट ओपेरिन ने कही, फॉक्स ने कहा, वोइजे ने कहा, या मिलर ने कहा? किसने ये बात कही कि अमीनो एसिड का जो संश्लेषण है वो गैसों के मिश्रण द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में आर्टिफिशियल कंडीशन में किया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलर। कृत्रिम परिस्थितियों में गैसों के मिश्रण द्वारा अमीनो एसिड का जो संश्लेषण है ये मिलर के द्वारा ही किया गया था, और मिलर के साथ इनके सहयोगी थे मुरे। इन्होंने अमीनो एसिड द्वारा प्रोटीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए पहला साक्ष्य भी प्रदान किया, और जो मुरे हैं इन्होंने ही जो है साक्ष्य प्रदान किया था। अगर बात करें हम ओपेरिन की, तो ओपेरिन जो है ये प्रथम आदिम पृथ्वी की स्थितियों का अनुकरण किया करते थे और मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और अमोनिया के मिश्रण के सरल कार्बनिक यौगिक अमीनो एसिड, फैटी एसिड और शर्करा आदि को संश्लेषित किया था। किसने किया था? तो अगर आपसे पूछा जाए अमीनो एसिड और फैटी एसिड, इन सभी ये जो मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प यानी वाटर वेपर जिसे कहते हैं, H2O जिसे कहते हैं, और अमोनिया का जो मिश्रण है, इससे जो अमीनो एसिड और फैटी एसिड, इसके अलावा शर्करा जो बनती है, जो कार्बनिक यौगिक तैयार होते हैं, इन सबको संश्लेषित करने का कार्य किसने किया था? तो ओपेरिन के द्वारा किया गया था। और गैसों के मिश्रण के द्वारा आर्टिफिशियल कंडीशन में जो अमीनो एसिड संश्लेषण किया गया था, यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? मिलर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज। पारगमन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मापक इकाई क्या है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रटने वाली चीज़ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.001 माइक्रोन मीटर। पारगमन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मापक इकाई 0.001 भी अगर यहाँ 0 लिख देता है थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगता है। माइक्रोन मीटर होगा। माइक्रोन मीटर आमतौर पर सूक्ष्म जीवों को कोलाइडी कणों जैसे सूक्ष्म वस्तुओं की मोटाई या व्यास को मापने के लिए नियोजित किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र स्पष्ट देखे जा सकते हैं।
इन माइटोसिस द क्रोमोसोम कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग, कब देखे जा सकते हैं, किस फेज़ में देखे जा सकते हैं? तो सूत्री विभाजन यानी कि यहाँ पे माइटोसिस की प्रक्रिया पूछी जा रही है। माइटोसिस की प्रक्रिया आप सभी को पता है बहुत सारे फेज़ से होकर गुजरती है, जिसमें इंटरफेज़, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, एनाफेज़ में भी अर्ली एनाफेज़, लेटर अर्ली फेज़, ये सारे आते हैं ना। तो पूछा जा रहा है कि सूत्री विभाजन में गुणसूत्र अस्पष्ट कब देखे जा सकते हैं? तो आपको ये डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं। जब इंटरफेज़ होता है, इंटरफेज़ में जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में एकदम कंजर्व्ड रहते हैं, एकदम उसी में सटे रहते हैं। जब प्रोफेज़ आता है, प्रोफेज़, तो इसमें गुणसूत्र जो है वो जोड़ों में डिवाइड होने लगते हैं। किसमें? जोड़ों में डिवाइड होने लगते हैं। लेकिन जब मेटाफेज़ आता है, मेटाफेज़ में गुणसूत्र जो है सेंट्रियोल से बंध कर अलग अलग पोर की ओर चले जाते हैं, दोनों अपने पोल्स की ओर चले जाते हैं। और यही वो फेज़ है, यही वो अवस्था है जिसमें हम गुणसूत्र को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। यानी कि गुणसूत्र यहाँ पे आके बंध जाते हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से ये आके बंध जाते हैं। तो इसी में हम गुणसूत्रों का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेटाफेज़ यानी कि मध्य अवस्था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा डायग्राम में देखिए सबसे पहले आपको इंटरफेज़ दिखाया गया जिसे G2 फेज़ भी कहा जाता है। तो इंटरफेज़ में आप देख रहे हैं किस तरह से एकदम सटे हुए संघन गुणसूत्र हैं। फिर प्रोफेज़ आता है, प्रोफेज़ में देखिए गुणसूत्र हैं तो लेकिन उतने क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेटाफेज़ जब आता है तो ये सारे जो हैं यहाँ से ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है धारवीय नुमा संरचना, ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा और यहीं पे जो है गुणसूत्र की संरचना बहुत अच्छा से दिखाई देता है। ठीक है, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के मध्य से एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं और इनकी हम संख्या भी काउंट कर सकते हैं। अगला, इन पैचेटिन स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन द क्रोमोसोम अपीयर्स, अर्धसूत्री विभाजन की स्थूलपट्ट अवस्था में गुणसूत्र प्रकट होते हैं। यानी कि पैचेटिन स्टेट की बात की जा रही है कि पैचेटिन स्टेट में माइटोटिक डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। यानी कि कहाँ पे क्रोमोसोम जो है, गुणसूत्र जो है कहाँ पे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, 4 स्टैंडर्ड या फिर 3 स्टैंडर्ड? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4 स्टैंडर्ड। अर्धसूत्री विभाजन में जब पैकेटिन अवस्था आती है तो इसमें गुणसूत्र जो है वो 4 स्टैंडर्ड दिखते हैं। ठीक है, कैसे दिखते हैं? 4 स्टैंडर्ड दिखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बना के दिखाया गया है, देखिए 4 स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से पैकेटिन अवस्था में गुणसूत्र दिखते हैं। आपको 4 स्टैंड दिख रहे होंगे ना, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीसोम आर मेड ऑफ, ऑक्सीसोम बने होते हैं, ऑक्सीसोम किसके बने होते हैं? लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीसोम जो होते हैं वो लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीसोम जो है वो लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीसोम की खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेरेंडिस मोरन ने ऑक्सीसोम की खोज की थी। ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया के मुड़े हुए आंतरिक झिल्ली की सतह पर मौजूद होता है। इसे जो है F0, F1 या ATP सिंथेसिस भी कहा जाता है। आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन होता है ये कुछ इस तरह से मुड़ा होता है। इंटरनल मेम्ब्रेन इस तरह से मुड़ा होता है। इसी पे ऑक्सीसोम जो है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है और ये F0, F0, F1 या फिर ATP सिंथेसिस के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने बनाया ऑक्सीसोम का, अगर इसको मैं बाहर निकाल के दिखाऊं तो ये कुछ आपको इस तरह से स्ट्रक्चर में दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। इसको हेड कहा जाता है, इसको स्टॉक कहा जाता है और इसको बेस कहा जाता है। ठीक है, यही ऑक्सीसोम है। ओके, ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दिखाने लगी हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप निश्चिंत होकर बात कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
आपसे एक बात और कहनी थी कि आप जिस सब्जेक्ट के जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मुझे पता लगे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी फैमिली है नॉलेज कॉर्नर की, इसमें किस चीज़ के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको किस चीज़ की डिमांड है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं मेहनत करने को आप लोगों के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्क पार्टिकल्स अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक परत से जुड़े हुए समृद्ध कण क्या कहलाते हैं? तो अभी वही मैंने आपको बताया, जो क्या कहते हैं, अटैच होता है स्टार्क पार्टिकल जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम। देखिए यहाँ डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा होगा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है और उसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस तरह से फोल्ड होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और इसी पे जो है ऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है। इसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीसोम प्रेजेंट है और इस ऑक्सीसोम को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, ठीक है, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, पैरोक्सीसोम किसके साथ जुड़े होते हैं? अब आपने देखा ऑक्सीसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े होते हैं, आपसे अब पैरोक्सीसोम पूछा है, पैरोक्सीसोम का क्या कार्य होता है? तो पैरोक्सीसोम, ऑक्सीसोम, ये सब क्या कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये फोटो रिस्पायरेशन करते हैं, प्रकाश शोषण करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरोक्सीसोम जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया तीनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सॉरी प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश शोषण की जो क्रिया होती है ये क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों से मिलकर होती है। ठीक है, तीनों मिलते हैं तब फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया देखने को मिलती है। यह अनुक्रम प्रकाश पर निर्भर करता है और इसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। प्रकाश शोषण में पैरोक्सीसोम ग्लाइकोलेट के ऑक्सीकरण में सहायता करता है। अगर पूछा जाए पैरोक्सीसोम क्या करता है, तो ये पैरोक्सीसोम जो है ये ग्लाइकोलेट के ऑक्सीकरण में सहायता करता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। एक्सप्लेनेशन भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो देखिए, जब एक सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ये मान लीजिए सेल है, सेल को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे बीचों बीच इसके होता है न्यूक्लियस। एक मिनट यार, परेशान मत होइएगा, मैं चीज़ें आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रही हूँ। इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस से ही जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह हिस्सा जहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जिधर राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं वैक्यूल्स, और ये वैक्यूल्स आगे जाकर गोल्गी बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोल्गी बॉडी बनाते हैं, और यही गोल्गी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करती है। किसका? लाइसोसोम का निर्माण करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोल्गी बॉडी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि लाइसोसोम गोल्गी बॉडी द्वारा निर्मित होती है। गोल्गी बॉडी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स होता है। पूछा जाए गोल्गी बॉडी क्या करता है, तो गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्गी बॉडी लाइसोसोम तो बनाता है, पैकेजिंग भी करता है, मटेरियल का पैकेजिंग भी करता है। अगर पूछा जाए पैकेजिंग कौन करता है, तो गोल्गी बॉडी करता है। गोल्गी बॉडी को ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे उन्हीं के नाम पे इसे जो है गोल्गी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोटीन और लिपिड को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये कोशिका के भीतर संश्लेषित होता है। लाइसोसोम तब बनता है जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बेसल्स को एंडोसोम के द्वारा जोड़ा जाता है, तब क्या बनता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, यूकैरियोट्स के सदस्यों में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण पाया जाता है। इन यूकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट 1 लेवल ओनली, 2 लेवल ओनली, 3 लेवल्स या फिर 4 लेवल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 लेवल। यूकैरियोटिक कोशिकाएं 4 स्तरों पर जीन अभिव्यक्ति को विनियमित कर सकती हैं, यानी कि
4 लेवल पर करती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं में जीन अभिव्यक्ति को रिफ्रेश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? रेप्रेशर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और साथ ही ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर द्वारा अन्य रेप्रेशर विशिष्ट नियामक अनुक्रमों के लिए बाध्य करने के लिए एक्टिवेटर के साथ पूर्ण होता है। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला, क्रोमोसोम डू नॉट अकर्स इन पेयर इन, गुणसूत्र युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। मतलब गुणसूत्र जो है वो युग्मों में किस में नहीं पाए जाते हैं? सोमैटिक सेल, जाइगोस्पोर, oospore या फिर ओस्फियर, किस में नहीं पाया जाता? ओस्फियर, oospore। देखिए अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे oospore दिया है और यहाँ पे oosphere दिया है। किस में जो है गुणसूत्र जोड़ों में नहीं पाया जाता, पेयर में नहीं पाया जाता है। 2n नहीं होता है। मतलब अगर गुणसूत्र जोड़ों में पाया जाता है उसे 2n कहा जाता है, अगर सिंगल पाया जाएगा तो उसे n कहा जाएगा। यानी पूछा जा रहा है n में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा oosphere। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा oosphere। इसमें जो है गुणसूत्र जो होता है वो जोड़ों में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सबसे मान्य है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड? विकास के बहुत ज़्यादा सिद्धांत आए, लैमार्क ने दिया, न्यू लैमार्किज्म आया, म्यूटेशन थ्योरी आई, सिंथेटिक थ्योरी आई। पूछा जा रहा है इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा है, कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब मान्य है, जिसको स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, विकास की आधुनिक सिंथेटिक थ्योरी जो है ये मेंडेलियन अनुवांशिक के साथ डार्विन विकास के विलय का वर्णन करती है। यानी मेंडेलियन अनुवांशिकी और मेंडल ने जो अनुवांशिकी के सिद्धांत दिए और डार्विन के जो विकास के सिद्धांत हैं, इन दोनों को मिलाकर सिंथेटिक थ्योरी बनाता है और इसीलिए इसे एक एकीकृत सिद्धांत कहा जाता है। और यही जो है इस समय सबसे ज़्यादा मान्य, सबसे ज़्यादा स्वीकार थ्योरी है। इसे सिंथेटिक थ्योरी अगर ना कह के अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो इसे नियो डार्विनियन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे नियो डार्विनियन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कई विकासवादी जीव वैज्ञानिक जैसे टी डोबजांस्की, JVS हेल्डेन, RA फिशर, सिवाल राइट्स, GL अर्नेस्ट मेयर और इन सब के द्वारा जो है इसे पेश किया गया था। ओके, इसे न्यू डार्विनिज्म या फिर सिंथेटिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें मेंडल का अनुवांशिकी और डार्विन का नियम, जो विकास के नियम थे, दोनों का विलय कर दिया गया है। इसे एकीकृत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसिस्को रेड्डी ने प्रस्तावित किया। फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में क्या प्रस्तावित किया? थ्योरी ऑफ स्पेशल सर्टेन, ओपेरिन अबायोटिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर थ्योरी ऑफ कॉस्मोजेनिक जनरेशन? फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में 1668 में क्या किया? तो इन्होंने क्या प्रस्तुत किया था? ओपेरिन एबायोटिक थ्योरी, ओपेरिन का अजैविक सिद्धांत। कब किया? 1668 में किया। इस सिद्धांत को अजैविक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है और रेड्डी ने सफलतापूर्वक बताया कि जो मैगॉट्स उत्पन्न होते हैं वह मक्खी के अंडे से, यानी जो फ्लाई एग्स होता है उससे आते हैं। और इस सिद्धांत ने स्वतः जनन सिद्धांत को अस्वीकार करने में मदद कर दिया। ठीक है, कि जो सब लोग कहते हैं जो मैगॉट्स होते हैं वो स्वतः ही जनन होता है, पर इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। इन्होंने नहीं माना, इन्होंने माना कि जो मैगॉट्स होते हैं वो फ्लाई एग से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, हीन अर्धसूत्रण संबंधित है। ब्रांकियोमाइसिस इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? तो हीन अर्धसूत्रण ब्रांकियोमाइसिस अर्धसूत्री विभाजन का एक प्रकार है जो एस्कोमाइसिटीज कवक के लैंगिक प्रजनन में एक परिकल्पित अनियमितता है। यानी कि ये किससे संबंधित है? तो ये ईस्ट से संबंधित है। किससे? ईस्ट से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किससे संबंधित है? ईस्ट से। एस्कोमाइसिटीज एक प्रकार के कवक में ऐसा विभाजन होता है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ईस्ट से। हीन अर्धसूत्रण ईस्ट से संबंधित है। इस विधि में 3 विधि में विभाजन होता है। पहला दूसरा जो होता है विभाजन वो रिडक्शनल होता है और तीसरा विभाजन समसूत्री होता है। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे 3 विभाजन हुआ, 1 2 3। ठीक है, पहला दूसरा रिडक्शनल होता है और तीसरा समसूत्री होता है। अगला, केंद्रीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर completion ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड साइटोमिक्सी, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस या फिर एपोमिक्सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
साइटोमिक्सी, गुणसूत्र के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। न्यूक्लियर विभाजन के पूरा होने के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? कोशिकीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। और गुणसूत्र का अगर विभाजन होगा, अगर पूछ लिया जाए गुणसूत्र का विभाजन, क्रोमोसोम का विभाजन क्या होता है, तो कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र संख्या n=2 होती है? तो किसमें होगी? अच्छा, यहाँ पे कुछ फ्लावर के फैमिली के नेम दिए हैं। सोलेनम नाइग्रम, हेप्लोपैम्पस ग्रैसिलिस, पोआ एनुमा या फिर अर्जेमोन मैक्सिकाना। तो सही जवाब देखिए, क्वेश्चन देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेप्लोपैम्पस ग्रैसिलिस। हेप्लोपैम्पस ग्रैसिलिस कंपोजिटी फैमिली के फूल वाले पौधे की एक प्रजाति है और इसकी सबसे कम संख्या गुणसूत्र जो होती है वो n=2 होती है, यानी 2 से नीचे गुणसूत्र इसमें पाए नहीं जाते हैं। यह जो है दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य और उत्तरी मैक्सिको के मूल निवासी हैं और यहाँ रेगिस्तान और पठारों में यह बढ़ता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तान और पठारों में, उत्तरी मैक्सिको में, यहाँ सब जो है ये देखने को मिलता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिवन द सेल थ्योरी? सेल सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे? आर हुक यानी रॉबर्ट हुक, एंटोनियो वैन लीeuwenhoek, आर विर्चाउ या फिर M.I. श्लाइडेन। किसने कोशिका सिद्धांत दिया था? तो आपको बता दें, जो कोशिका सिद्धांत है इसको देने वाले 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और स्वान, लेकिन इन दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग सेल थ्योरी दी थी। स्लाइडन और स्वान इन्होंने दिया तो था 1838 में स्लाइडन ने और 1839 में स्वान ने, इसीलिए इसे सेल थ्योरी के जो जनक हैं उन्हें स्लाइडन और स्वान दोनों के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन जो स्लाइडन थे इन्होंने पौधों के बारे में बताया, पौधे के कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, जबकि वहीं स्वान ने जो है एनिमल्स के कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। और हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं तो इसका सही जवाब हम क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन डी, स्लाइडन। लेकिन अगर स्लाइडन और स्वान दोनों दिया होता तो दोनों ही सही हो जाता। ठीक है, पौधे में सभी सिद्धांत स्लाइडन द्वारा दिए गए थे और स्वान के द्वारा किस में दिए गए थे? एनिमल में दिए गए थे। ठीक, किस में दिए गए थे? एनिमल में दिए गए थे। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं कि वे सभी जीवों की बुनियादी यानी संरचनात्मक इकाई है और सभी कोशिकाएं पूर्व से बाहर निकलने वाली कोशिकाओं से आती हैं। यानी मतलब क्या कहा जा रहा है कि सभी जीव जो होते हैं, जितने जीव होते हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उन कोशिकाओं को आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। और ये चीज़ इन्होंने सिद्धांत में कहा है कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव का प्रादुर्भाव आयु समय क्या था? विच इज़ द एज पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स? प्रीकैम्बियम, प्रोटेरोजोइक, एजोइक या फिर पेलियोजोइक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीकैम्ब्रियन। हिस्टोरियन की अगर क्या कहते हैं, प्रीकैम्ब्रियन साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं की उत्पत्ति देखी गई थी। आप सभी को पता है कि ह्यूमन के उत्पत्ति के विषय में एक थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी? बिग बैंग थ्योरी। अगर आपको पता है बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। और इसी थ्योरी में बताया जाता है कि सबसे पहले पृथ्वी जो थी हमारी एक आग का जलता हुआ गोला थी, एक दहलता हुआ गोला था। ये आग का दहलता हुआ गोला इस तरह से जल कैसे आया, किस तरह से हर चीज़ों का निर्माण हुआ। पहले तो इन्होंने बताया कि जब हमारी पृथ्वी थी ये आग का दहलता हुआ गोला था और इसमें बहुत सारी उल्कापिंड जो है हमारी पृथ्वी से आकर टकराती थी। जब बहुत सारी उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से आकर टकराती थी तो हमारी पृथ्वी पे जगह जगह गड्ढे देखने को मिलते थे। क्या देखने को मिलते थे? जगह जगह गड्ढे बन जाते थे, क्योंकि उल्कापिंड आके टकराती थी, ऐसे गड्ढे बन जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन के साथ साथ वाटर वेपर और वाटर वेपर के साथ साथ इसमें कुछ और गैसों का मिश्रण यहाँ पे मौजूद था। हीलियम था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था और मीथेन था। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो है एक दिन क्या हुआ, इन सब चीज़ों से क्या हुआ एक दिन कि पृथ्वी क्या हुआ कि वाटर वेपर और हाइड्रोजन ये सब मिलके क्या बनाया? जल का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? जल का। और ये जल जो है जब पृथ्वी एकदम गर्म होती थी तो वाटर वेपर संघनित होकर ऊपर पहुँच जाता था। कहाँ पहुँच जाता था? ऊपर पहुँच जाता था।
एक मिनट, ऊपर जब पहुंच जाता था वाटर वेपर तो ये एक जल के रूप में स्टोर हो जाता था और ये जल की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरती थी, जब जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी तो वो इस गड्ढे में फिल हो जाते थे, इस गड्ढे में फिल हो जाते थे, इस गड्ढे में फिल हो जाते थे। धीरे धीरे ये गड्ढा आगे चल के महासागरों का रूप बना, सागर महासागर का निर्माण हुआ और इसी गड्ढे में सबसे पहले जब पानी इकट्ठा हुआ, बहुत दिनों तक पानी रहा, तो साइनोबैक्टीरिया पनपी। साइनोबैक्टीरिया ही पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला जीव माना जाता है जो प्रोकैरियोटिक था और यहीं से जो है जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। ये लगभग कितने साल पहले की बात की जा रही है, तो ये लगभग 3.4 से ले रही है, 3.4 से लेकर 3.5 अरब साल पुराने बात की जा रही है और इसी को प्री कैम्ब्रियन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन एज कहा जाता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्री कैम्ब्रियन साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक रोगाणुओं की उत्पत्ति की आयु समय है। सबसे पुराने जीव 3.5 से 3.4 अरब साल पुराने सिंगल सेल फिलामेंट्स है। सिंगल सेल फिलामेंट यानी कि केवल एक कोशिका पाई जाती है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा गया। ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर इसी को बीजीए के नाम से भी जाना जाता है। इसमें झिल्ली से घिरे न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स की कमी थी, यानी कि इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिला। कोशिका विभाजन के द्वारा ये प्रजनन करते थे, यानी सेल डिवीजन करके ये प्रजनन करते थे। सिंगल ही सेल थी, इसमें कोई स्पेशल पार्ट वगैरह नहीं पाया गया था, बस ये अपने आप को रिप्लिकेट करते चले गए, सेल का डिवीजन होता गया। आप सभी को पता है एक कोशिका टूटती है, जब एक कोशिका टूटती है तो दो कोशिका बनाती है। ये दोनों कोशिका जब टूटेगी 4 कोशिका का निर्माण होगा। इसी तरह से ये अपने आप को मल्टीपल करते हुए चलेगी और जीवन की उत्पत्ति हो गई। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से कुछ ज्योग्राफी के भी फैक्ट्स मैंने आपको शेयर कर दिया। ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस तीनों में ही पूछा जाता है बिग बैंग थ्योरी। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, आपको बताना है बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है और किसके द्वारा दिया गया था। इतना आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हिस्टोन आर प्रेजेंट इन, हिस्टोन पाए जाते हैं। हिस्टोन किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियोसोम, स्फेरोसोम, लाइसोसोम या कोशिका झिल्ली। हिस्टोन किस में पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन जो है ये न्यूक्लियोसोम में देखने को मिलता है। हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ये एक प्रकार का क्षारीय प्रोटीन है। ये H2A, H2B, H3 और H4 से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं आज 20 क्वेश्चन ही करा पाऊंगी, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एंजाइम में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करता है? एमाइलेज, प्रोटीज, लाइपेज या फिर लाइसोजाइम। कौन सा पूछा जा रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करेगा, यानी कि डिजनरेट करेगा, ख़त्म करेगा, तोड़ेगा। कौन करेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोजाइम। कौन करेगा? लाइसोजाइम। नॉलेज कॉर्नर। फ्रेंड्स, बिहार टीआरई, DSSB, TGT, PGT को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चलाई जा रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ और आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग और सपोर्ट भी प्राप्त हो रहा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से भी। आई होप जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमारे साथ शेयर किया करिए, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई डिस्कशन, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है और आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। बाकी बात ज़्यादा नहीं, काम ज़्यादा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनेल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर बाई। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। कोशिकांगों को, सेल ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे से किसके द्वारा अलग करेंगे? कोशिकांगों को सेंट्रीफ्यूगेशन से, माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी या फिर रेडियो एक्टिव प्रेशर के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? तो सेल ऑर्गेनेल्स को अलग करेंगे हम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रकार का टेक्निक होता है, एक प्रकार की तकनीकी होती है। इसमें एक समाधान से कणों को अलग करने के लिए केंद्रापराशक बल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि में कणों को तलहटी में जमने के लिए उनके आकार और घनत्व पर निर्भर होता है। अब देखिए ये आपको एक्सप्लेनेशन था। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा रहा, बस इतना कहा जा रहा है कि आपने अपने घरों में वॉशिंग मशीन देखी होगी।
मिक्सर मशीन देखी होगी आपने, देखा होगा वॉशिंग मशीन, मिक्सर मशीन ऐसे 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 चलता है, और ये चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है ऐसे चलता है, और चीज़ों को ग्राइंड कर देता है, कपड़ों को साफ कर देता है। कैसे? क्योंकि वो कपड़े को उठा उठा के एक ही जगह पटकता है, बीच में ऐसे 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 पटकता रहता है। ये जो बीच में चीज़ें स्टोर हो रही है ना, इसी को सेंट्रीफ्यूगल मेथड कहा जाता है, और इसी के द्वारा क्या होता है कि गंदगी जो है वो तलहटी में बैठ जाती है और बाकी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट में राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, राइबोसोम जिसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपको ये भी तो देखना होता है, तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही जवाब है वो मैं बता देती हूँ, 70S होता है। लेकिन राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S होता है, एक 80S होता है। क्या होता है? 70S और 80S। जो 70S होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है, और जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम 70S को दो भागों में तोड़ें तो कौन कौन से तोड़ेंगे, यानी इसके सब यूनिट क्या क्या होते हैं और 80S के सब यूनिट क्या क्या होते हैं। तो 70S के सब यूनिट आपको दिख रहा होगा 30 और 50, इसे 50 और 30 में यानी 50S और 30S में डिवाइड करते हैं। वहीं 80S को आप 60S और 40S में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 40S और 60S में। आपको एक चीज़ पूछी जाती है, जो राइबोसोम के पास ये जो S लगा होता है ये क्या होता है, या 70S जो लगा है ये क्या है? तो 70S जो होता है इससे सेडिमेंटेशन यूनिट, सेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, या फिर इसी को सेडिमेंटेशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी सही जवाब हो जाएगा। 70S राइबोसोम दो भागों में टूटता है, 50 और 30। 80 किस में टूटता है वो भी मैंने आपको बता दिया, 40 और 60। अगला, जीवों की स्वतः उत्पत्ति का प्राथमिक सिद्धांत अमान्य हुआ। मतलब जीव अपने आप ही पैदा होते हैं, उनके लिए कोई बेस नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई पुरानी चीज़ नहीं है, वो अपने आप ही पैदा हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है ब्रह्मांड भी अपने आप बन रहा है, अपने आप ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बात पे बहुत सारी थ्योरी भी दे डाली। उसी तरह जीवों पे भी बहुत सारा सिद्धांत आया। तो सबसे पहले इस बात को खारिज किसने किया? सबसे पहले इस बात को किसने अस्वीकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है, जीव स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं, उनके उत्पन्न होने का एक प्रोसेस होता है, एक नीड होती है, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, पुराने सेल से बनते हैं। इस बात को किसने बताया? तो इस बात को जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो थे लुई पाश्चर। कौन थे? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने ही जीवों के स्वतः उत्पन्न थ्योरी को सबसे पहले अस्वीकार कर दिया था। लुई पाश्चर थे कौन? तो ये एक फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक और रासायनिक थे, यानी केमिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जो टीकाकरण के सिद्धांतों की अपनी खोजों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि अगर पूछा जाए टीकाकरण का खोज किसने किया था, तो ल्यू पाश्चर ने किया था। इनको आप लोग वहाँ से जानते होंगे। और पाश्चर ने स्वान नेक्ड फ्लैक्स प्रयोग किया और जीवों की स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत को खारिज कर दिया। लुई पाश्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड एज लुई पाश्चर। इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, किसी कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लिया करिए। जो मैं आपको बहुत ज़्यादा जोर देके अगर कोई चीज़ें 2 से 3 बार बता रही हूँ तो ध्यान रखिएगा, वो चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर मेनी इन रिस्पेक्ट टू। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में परस्पर विशेष अंतर होता है। किस चीज़ का अंतर होता है? पहला दिया है साइज ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, इनमें इन सब चीज़ों में तो अंतर होता ही है, लेकिन विशेष अंतर जो होता है वो होता है उनके न्यूक्लियस में, उनके न्यूक्लियर मटेरियल में अंतर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक पाया ही नहीं जाता तो न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ से पाया जाएगा। वहीं यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक उपस्थित होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक, और आनुवंशिक गुणों को भी संग्रहित करता है। तो इसी के आधार पे इनको अलग किया जाता है। आपके लिए जो मेरा आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, जिस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को न्यूक्लियस के बेस पे अलग किया जाता है, उसी तरह आप बताइए प्लांट सेल और ह्यूमन सेल को किस बेस पे अलग किया जाता है। कैसे आप पहचानेंगे कि ये एक प्लांट सेल है और ये एक ह्यूमन सेल है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, एक वर्ड में बताइएगा कोई एक ऐसी चीज़ जो प्लांट सेल में पाई जाती हो ह्यूमन में नहीं, या कोई ह्यूमन सेल में पाई जाती हो और प्लांट सेल में नहीं, उसको देख के आप डिफाइन कर देंगे कि ये प्लांट सेल है, ये ह्यूमन सेल। आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है और आप लोग होमवर्क में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए। जिस तरह आप लोग वीडियो का वेट करते हैं उसी तरह मैं आपके आंसर का वेट करती हूँ, आपके कमेंट का
वेट करती हूँ। आपके कमेंट से ना मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता, आपके कमेंट से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता यूट्यूब की तरफ से, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे लगता है कि हाँ मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे जो लिसनर्स है, मेरी जो नॉलेज कॉर्नर फैमिली है वो मेरे साथ एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है, मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे मेहनत को सराह रही है, मेरे मेहनत को मोटिवेट कर रही है। तो प्लीज़ आप लोग अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर एक कमेंट जरूर किया करिए। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पिंडल अपर्चर इज मेड अप ऑफ। तुर्क उपकरण निर्मित होते हैं, यानी स्पिंडल अपर्चर जो है वो किससे बने होते हैं? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल अपर्चर, कुछ भी कह लीजिए, ये किससे मिलकर बने होते हैं? क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पॉलीशोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर स्पेरोसोम? स्पिंडल अपर्चर किससे बने होते हैं? स्पिंडल फाइबर किससे बने होते हैं? तो सबसे पहले जानिए स्पिंडल फाइबर होते क्या है। पहले तो आप ये बताइए स्पिंडल फाइबर होते क्या है। क्या आपको पता है स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? अगर नहीं पता है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कोशिका विभाजन नहीं इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको कोशिका विभाजन के बारे में बताया था, जहाँ मैंने आपको बताया था एक सेल है, हाँ सेल है, सेल में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल होता है। और कोशिका विभाजन जो होता है इसमें इस सेंट्रियोल पाया जाता है, इसके सेंट्रियोल पाया जाता है, और इस सेंट्रियोल पे जो है बहुत सारे, एक मिनट यार, सेंट्रियोल पे क्या होते हैं? बहुत सारे स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं। स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर होते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या कार्य करते हैं? तो जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पे ये बराबर भागों में ऐसे बढ़ जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, और क्रोमोसोम को दो बराबर भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? क्रोमोसोम को दो बराबर भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं। और ये बने किससे होते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया, ये वाली जो संरचना दिख रही, ये वाली जो संरचना, यही आपका स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, ये आपका स्पिंडल फाइबर है, ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अगला क्वेश्चन, पार्सली होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड, आंशिक रूप से समजात गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? पार्सली होमोलॉगस यानी आंशिक रूप से समजात है, आंशिक रूप पार्सली होमोलॉगस है, तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो बी क्रोमोसोम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बी क्रोमोसोम कहलाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आंशिक रूप से समरूप गुणसूत्रों को बी क्रोमोसोम कहा जाता है। वो समान कैरियोटाइप के अतिरिक्त समय में बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, बी गुणसूत्र मानक पूरक यानी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त गुणसूत्र हैं जो कई जीवों में होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, एक ऐसा आवश्यक पोषक तत्व जो कोशिका विभाजन के समय समसूत्रीय तुर्क उपकरण की सूक्ष्म नलिकाओं से बनने के लिए आवश्यक है। साइंस की हिंदी बहुत टफ होती है, अगर आप इंग्लिश देख लेंगे तो यहाँ पे आपको स्पिंडल फाइबर दिख जाएगा, स्पिंडल अपर्चर दिख जाएगा, और सूक्ष्म नलिका यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स। पूछा जा रहा है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो वो कौन सा एलिमेंट्स है जो जिम्मेदार है सेल डिवीज़न के दौरान जो स्पिंडल फाइबर बनता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा, उसके बनने में यहाँ पे कौन सा वो तत्व है, पोषक तत्व है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो पी है, एस है, सी है, एच, जेड है? तो सबसे पहले आप इन सबका हमें फुल फॉर्म बता दीजिए। पी क्या होता है? तो इसे फास्फोरस कहते हैं। पोटेशियम कहते हैं, पोटेशियम की फास्फोरस क्या कहते हैं? पी को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए फट से क्या कहते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी ए यानी कैल्शियम हो जाएगा। जेड एंड जिंक होता है। और कोशिका विभाजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर होता है, इनको बनाने में, सूक्ष्म नलिकाओं के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्या है? तो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो एम ए रहेगा। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑफ द ब्रेन ऑफ द सेल? निम्नलिखित में से कौन कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है? इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से न्यूक्लियस को जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी? आप बताइए, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? आप हमें बताइए फटाफट से, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज ना रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं आपको। सेल की खोज, कोशिका की खोज आप सभी को पता है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। अगर आप रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज होते होंगे तो एक चीज़ बता देते हैं। आप जब कोई फल खाते हैं, कोई भी फ्रूट ले लीजिए, जनरली सेब खाया, उसका जो बीज निकलता है किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। आप जामुन ले लीजिए, उसका जो बीज निकलता है लगभग ब्राउनिश होता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, और वो होता कहाँ? सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। तो केंद्रक
ब्राउन होता है, केंद्र ब्राउन होता है, तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। राइबोसोम की बात करें, इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं और पैलाडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। ओके, बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला, लैम्ब ब्रश गुणसूत्र देखे जाते हैं। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम आर शीन ड्यूरिंग। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम कब देखे जाते हैं? माइटोटिक मेटाफेज, माइटोटिक मेटाफेज, मियोसिस मेटाफेज, माइटोटिक मेटाफेज, माइटोटिक प्रोफेज, मियोसिस प्रोफेज। लैम्ब ब्रश गुणसूत्र क्या होता है? तो ये एक प्रकार का विशेष गुणसूत्र होता है जो स्तनधारियों के अतिरिक्त लगभग सभी जानवरों में अविकसित अंडाणु में पाया जाता है। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। और ये कब देखने को मिलता है? तो ये मायोटिक प्रोफेज में देखने को मिलता है। कब? मायोटिक प्रोफेज में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैरियोटाइप रिफर्स टू, गुणसूत्र प्रारूप का क्या अर्थ है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट, फेनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ वन क्रोमोसोम, या फिर जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम। कैरियोटाइप रेफरेंस यानी कि गुणसूत्र प्रारूप का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फेनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट। गुणसूत्र प्रारूप का अर्थ गुणसूत्र समुच्चय का लक्षण प्रारूप है। एक कैरियोटाइप व्यक्ति के समस्त गुणसूत्र के संग्रह पर होता है। कैरियोटाइप का उपयोग गुणसूत्रों की असमान संख्या या संरचना को देखने के लिए किया जाता है। पूछ लिया जाए कैरियोटाइप का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो गुणसूत्रों की असमान संख्या या फिर उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए किया जाता है। कैरियोटाइप वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुणसूत्र की तस्वीरों से एक कैरियोटाइप तैयार किया जाता है। ओके, कैरियोटाइपिंग प्रक्रिया कहलाती है जब कैरियोटाइप तैयार किया जाता है। और उससे होता क्या है, तो उससे गुणसूत्रों की संख्या और किसी भी असामान्य सहित किसी व्यक्ति के गुणसूत्र पूरक को निर्धारित किया जा सकता है। यानी किसके गुणसूत्र में कौन सी कमी है, किसको टर्नर सिंड्रोम है, किसको डाउन सिंड्रोम है, किसको पटाउ सिंड्रोम है, तो ये गुणसूत्रों की कमी से होता है। और इसको हम जानते कैसे हैं, तो कैरियोटाइपिंग विधि के द्वारा हम कैरियोटाइप करते हैं, गुणसूत्रों का तस्वीर लेते हैं, इसे कैरियोटाइप कहा जाता है। विधि कौन सी होती है? कैरियोटाइपिंग मेथड होता है और इसी के द्वारा हमें पता चलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुणसूत्र समुच्चय का प्रारूप लक्षण गुणसूत्र प्रारूप का अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हैज़ अ रोल ऑफ। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या कार्य है? ऑप्शन क्रोमोसोम सेग्रेशन, क्रोमोसोम पेयरिंग, तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है, ये गुणसूत्रों का युग्मन करता है, गुणसूत्रों की पेयरिंग करती है, उन्हें जो है उनका मैच करवाता है, ठीक है। और ये होता कब है, तो ये जाइगोटीन अवस्था के दौरान होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये गुणसूत्र आपस में मिल जाते हैं। दो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र कुछ ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इनकी पेयरिंग करा देता है। यानी एक गुणसूत्र ऐसे है तो ये दूसरा गुणसूत्र यहाँ से आके ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। और ये किस फेज़ के दौरान होता है, तो ये जाइगोटीन अवस्था के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन, एक पादप के अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा यानी फ्रेगमेंट दिखाई देता है, इसलिए इसे इस पादप का क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन, एप्लॉइडी, पेरीसेंट्रिक इन्वर्स या फिर पैरासेंट्रिक इन्वर्स, इसे क्या कहेंगे आप बताइए? तो इसे जो कहेंगे वो कहेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्स। एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक फ्रेगमेंट दिखाई देता है, इसलिए इस पादप को क्या कहेंगे? इस पादप में पैरासेंट्रिक इन्वर्स हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कि इसमें पैरासेंट्रिक इन्वर्स हुआ है। ओके, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला, द न्यूक्लियोसोम लेंथ ऑफ डीएनए इज कोर पार्टिकल्स इज। कोर कण में न्यूक्लियोसोम की लंबाई क्या है? 146 बीपी, 200 बीपी, वेरिएबल यानी कि परिवर्तनीय है, अलग अलग हो सकता है, या 154 से 260 बीपी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहले तो बीपी क्या है, तो बीपी को बेस पेयर कहा जाता है। बीपी का फुल फॉर्म बेस पेयर होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि बीपी क्या है, तो बेस पेयर होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम लेंथ जो डीएनए इन कोर पार्टिकल्स यानी कोर कण में जो न्यूक्लियोसोम की लंबाई होती है वो 146 बीपी होती है, 146 बेस पेयर होता है। बेस पेयर यानी आधार जोड़े, हिंदी में आधार जोड़े कहते हैं, ठीक है। इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और डीएनए के लगभग 146 बेस पेयर पाए जाते हैं, किसमें? न्यूक्लियोसोम में। डीएनए पूछ लिया जाए तो कितने, हिस्टोन प्रोटीन पूछ लिया जाए तो कितने होंगे? 8 हिस्टोन प्रोटीन।
अगले, निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन को पहचानिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सही को अच्छा, कौन सा चीज़ प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जा रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला, मेम्ब्रेन बाउल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आप सभी को पता है बहुत प्रिमिटिव टाइप की कोशिका है, इसमें सीधे डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा, तो उसके ऑर्गेनेल्स कहाँ पाए जाएंगे, और ऑर्गेनेल्स वो भी मेम्ब्रेन बाउल्ड, तो पॉसिबल ही नहीं है। बोथ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन इन इस जीन्स, तो ये भी नहीं होगा। साइटोस्केलेटन का अभाव, बिल्कुल इसमें कोई भी साइटोस्केलेटन नहीं पाए जाते हैं। सूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन, बिल्कुल नहीं, ये अपने आप को डिवाइड करके कोशिका को मल्टीपल करके ही अपने आप का विभाजन करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये बहुत सूक्ष्म टाइप के होते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियॉन्स मतलब न्यूक्लियस, इसमें बहुत प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, या कहें एक पॉइंट ही न्यूक्लियस के रूप में देखने को मिलता है, इसमें और कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं देखने को मिलता है। ओके, सही जवाब हो जाएगा। साइटोस्केलेटन का तो बात ही छोड़ दीजिए, साइटोस्केलेटन कहाँ पाया जाएगा जब ऑर्गेनेल्स ही नहीं पाया जा रहा है। इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें आप सब देखते होंगे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, ये सीधा इतना ही पाया जाता है जिससे ये अपने आप को मल्टीपल कर ले, अपने आप का विभाजन कर ले और अपनी प्रजातियों का ग्रोथ करवा सकें। ओके, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए जो अमीबा होता है, अमीबा क्या ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? इस बात का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अमीबा प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? आपके क्वेश्चन का, आपके आंसर का हम इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन, दो पौधों के अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के समान जोड़े दिखाई देते हैं। उन दोनों का संकरण कराने पर संतत में एक चतु संयोजक दिखाई देता है। यह इंगित करता है, या क्या इंगित करता है? दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स हैं। दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट्स हैं। एक पौधा सामान्य तथा दूसरा ट्रांसलोकेट हेटेरोजाइगोट है। दोनों पौधे टेट्रासोमिक हैं। तो क्या दिखाई देगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ द प्लांट आर ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स। दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। तो यहाँ पे बात करें किसमें डीएनए नहीं होता, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया आप देख लीजिए। ये टीजीटी में हर एग्जाम में, यहाँ तक टीआरई एग्जाम जैसे छोटे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, इन तीनों को छोड़ दें तो बाकी किसी में अपना खुद का डीएनए नहीं पाया जाता है। चाहे यहाँ पर ऑक्सी दिया हो, गाल्गी दिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हो, कोई भी दिया हो, इन सब में डीएनए खुद का नहीं पाया जाता है। खुद का डीएनए केवल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में ही देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, या एक प्रकार का बहुलक होता है। ये क्रोमैटिन में होता है, यानी केंद्रक में पाया जाता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में तो होता है, और थोड़ी सी मात्रा इसकी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। ये अनुवांशिक पदार्थों का वहन करता है। अच्छा, आप बताइए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? साइटिडीन, गुआनिन एसिड, गुआनोसिन या फिर थाइमिडीन? न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुआलिक एसिड। गुआलिक एसिड ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, और इसे गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये करता क्या है, तो इसका उपयोग पनीर, ब्रेड, स्प्रेड और संरक्षित मछली, सूप, इन सबको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आरएनए का मोनोमर होता है। अगला, व्हाट प्लांट पार्ट इज बेस्ट स्वीट फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस? समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए कौन सा पादप भाग सबसे उपयुक्त है? एंथर, रूट टिप, पीसेज ऑफ बार्क या फिर सूट अपेक्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रूट टिप्स। समसूत्री विभाजन के लिए रूट टिप्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा कोशिकांग हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हटा देता है? विच सेल ऑर्गन्स रिमूव हाइड्रोजन पेरोक्साइड? पेरोक्सिसोम, माइक्रोसोम, स्पेरोसोम या गोल्गी बॉडी? तो सही जवाब हो जाएगा पेरोक्सिसोम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पेरोक्सिसोम। अगला क्वेश्चन, इन मियोसिस द मैक्सिमम शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग? अर्धसूत्री,
विभाजन में गुणसूत्रों का अधिकतम छोटा और मोटा होना किसके दौरान होता है? पैकेटीन, डिप्लोटीन, मेटाफेज 1 व फिर डाइकैनेसिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइकैनेसिस। डाइकैनेसिस अर्धसूत्रीय विभाजन में प्रोफेज का अंतिम स्टेज होता है। और प्रोफेज के बहुत सारे स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। कितने? 5 स्टेज। जिसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं, पैकेटीन, डिप्लोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, ज़ाइगोटीन, और क्या है एक पैचेटीन, नहीं, लेपोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस, ये इसका क्रम होता है। लेपोटीन ऐसे, लेपोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस, ये इसका क्रम होता है। ठीक है। LJP DD, LJP DD, ये इसका याद करने का ट्रिक है, LJP DD। ठीक है। लाइपोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस। तो आपसे पूछा अंतिम स्टेज कौन सा होता है, तो डाइकैनेसिस होता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये स्टेज दिए हुए हैं, लाइपोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस। अगला, मक्के के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 20 है। समसूत्री विभाजन के मेटाफेज पर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित होंगे? अगर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो एक कोशिका पे 40 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उसका सेम डबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आधी इकाई झिल्ली होती है, यानी हाफ यूनिट मेम्ब्रेन पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, स्फेरोसोम, न्यूक्लियस या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, तो इसमें हाफ होगा नहीं। न्यूक्लियस में भी अच्छा खासा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेनस होता है, लेकिन स्फेरोसोम जो होता है ये सूक्ष्म होता है, इसमें गोलाकार कोशिकांग होता है और इसमें केवल एक परत वाली झिल्ली के बने मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य वसा पदार्थों को एकत्रित करना, हस्तांतरण करना तथा संश्लेषण करना होता है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अन्य अंग के अंदर पाया जाता है, यानी ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल्स। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्गेनेली विद ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? ये कोशिका ऐसे भी पाया जाता है। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो सेल ऑर्गेनेल्स है जो ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है, यानी एक सेल हो गया, इस सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, आप सभी को पता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे पाए जाएंगे। और इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनेल्स पाया जाएगा, यानी ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनेल्स कौन सा है? न्यूक्लियोसोम है, क्या वो न्यूक्लियोसोम है, क्या वो राइबोसोम है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है? तो एक बार बताइए, ये सेल हो गया। ऐसे क्वेश्चन को ना आप कॉमन सेंस से सॉल्व किया करिए। ठीक है, ये सेल हो गया, सेल हो गया। सेल के बीच में आपको देखने को मिलता है क्या? न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और न्यूक्लियस के बीच में ही आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियाई या न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस जो है ये एक प्रकार का ऑर्गन ही तो है, ये एक प्रकार का ऑर्गन ही तो है। ये क्या है? एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स है और इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, और ये यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज, अर्धसूत्री विभाजन का सबसे लंबा चरण कौन होता है? अर्धसूत्री विभाजन कई सारे चरणों से गुजरती है और इसका सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेज 1। और यही प्रोफेज 1 जो है ये 5 अवस्थाओं से गुजरती है, 5 उप अवस्थाओं से, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस। ओके, और यही सबसे बड़ा फेज होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज, गोल्गी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करेगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। ये पैकेजिंग का कार्य करता है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको बिल्कुल अलग दिया हुआ है। आपको दिया है कि क्या ये फर्मेंटेशन करता है, क्या ये फार्मोलाइजेशन करता है, ग्लाइकोसिडेशन करता है या फिर ट्रांसलोकेशन करता है। तो नाम से तो आप निकाल लेंगे ग्लाइकोसिडेशन, लेकिन हो सकता है एक बार आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो ग्लाइकोसिडेशन क्या होता है? तो ग्लाइकोसाइड के निर्माण के लिए एक हाइड्रोलिसिस या अमीनो कार्यात्मक समूह के साथ सेक्राइड की क्रिया होती है और इसी क्रिया को ग्लाइकोसिडेशन कहा जाता है। और ये क्रिया करती कौन है? तो ये क्रिया हमारी गोल्गी बॉडी करती है। कौन करती है? गोल्गी बॉडी करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन लाइसोसोम में बहुतायत से पाया जाता है? लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? तो लाइसोसोम, इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा? एंजाइम पाया जाएगा। कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? अच्छा, यहाँ पे एंजाइम दिया नहीं है, दिया है आइसोमेरेज, एसिड फास्फेटेज,
हीम या फिर साइटोक्रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिड फास्फेटेज। लाइसोसोम जो है ये एक एंजाइम होता है और इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, मृत कोशिकाओं को मारता है, कभी कभी खुद फट जाता है, अपने आप को भी मार देता है, अपने आसपास की कोशिकाओं का भी अंत कर देता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है एसिड फॉस्फेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये क्या होता है, ये प्रोटेज, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज, ग्लाइकोसिडेज, सल्फेट, इन सब का मिश्रण होता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्गी संलयन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण? बिल्कुल नहीं, प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। कोशिका स्रावी प्रक्रिया, सेल सिक्रेटरी प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, ये पैकेजिंग भी करता है और सिक्रेटिंग भी करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एक भाग से दूसरे भाग में कण चलन, नहीं। सिनेप्सिस, बिल्कुल नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सूत्रीय विभाजन के दौरान डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी पढ़ रहे थे ना हम लोग। हाँ, गोल्गी बॉडी जो है ये एक सिक्रेटरी प्रक्रिया में शामिल होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूत्रीय विभाजन की खोज किसने की? तो सूत्रीय विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने कब की थी? 1882 में की थी। कब की थी? 1882 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, यानी डीएनए जो है वो डबल हो जाता है? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज? सही जवाब ऑप्शन है इंटरफेज। इंटरफेज कोशिका चक्र का चरण है। इसमें एक विशिष्ट कोशिकांग अपना अधिकांश जीवन व्यतीत करता है और इसी फेज के दौरान सेल माइटोटिक की तैयारी में अपने डीएनए की प्रतिलिपि बना लेता है, यानी डबल कर लेता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का द्विगुणन होता है, तो डीएनए का द्विगुणन कहाँ होता है? इंटरफेज में होता है। अभी हम लोगों ने देखा इंटरफेज को कोशिका का जीवित चरण भी माना जाता है। इसमें कोशिका पोषक तत्व प्राप्त करती है, बढ़ती है और अन्य समान सेल ऑर्गेनेल्स का संचालन भी करती है। तो सही जवाब हो जाएगा इंटरफेज। क्या हो जाएगा? इंटरफेज। इंटरफेज में ही क्या होता है, यह डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए अपने आप को डबल करता है। आपको पता होगा जब सेल का डिवीज़न होता है तो सबसे पहले चरण आता है इंटरफेज। इंटरफेज को ही G2 फेज के नाम से जाना जाता है और उसके बाद आता है प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज। मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज में भी दो चरण आता है, एक अर्ली एक लेट। ठीक है, उसके बाद आता है टीलोफेज और टीलोफेज के बाद आपका डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ये प्रक्रिया कुछ इस तरह से गुजरती है। सबसे पहले क्या आया? इंटरफेज। इंटरफेज के बाद प्रोफेज। प्रोफेज इसे G2 फेज भी कहते हैं। प्रोफेज के बाद मेटाफेज। मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज में भी दो फेज, एक अर्ली एक लेटर। उसके बाद आपका आता है टीलोफेज। टीलोफेज में कोशिका दो बराबर भागों में एकदम बंटने के कगार पे होती है, यानी कुछ इस फॉर्म में होती है और उसके बाद डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक, इसका चीज़ें आपको समझ में। अच्छा, मैं डायग्राम बना के आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? इंटरफेज। इंटरफेज में ये सेल है और सेल में एकदम कंजस्टेड क्रोमोसोम देखने को मिलता है। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा दूर होते रहते हैं और यहाँ पे सेंट्रोमियर का निर्माण हो जाता है। मेटाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम में बन जाते हैं और एनाफेज में क्या होता है? ये हल्का सा टूटने के प्रोसेस में आ जाते हैं और जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो बराबर भागों में ऐसे ऐसे टूट जाते हैं। और एनाफेज अर्ली में और एनाफेज लेटर में क्या होता है? ये दो अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है? ये वाली अवस्था बिल्कुल पास आ जाती है और उसके बाद एक डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है और सबसे बड़ा जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो इंटरफेज में होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग हम लोग जो है, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक यहाँ पे छूट रहा है। अर्धसूत्रीय विभाजन की निम्नलिखित में से किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में देखने को मिलता है, आप बताइए? डिप्लोटीन, लैपोटीन, डाइकेनेसिस या फिर पैकेटीन, किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है? क्रॉसिंग ओवर यानी गुणसूत्र आपस में एक दूसरे के ऊपर लिपट जाए, तो ये जो होता है पैकेटीन इस स्टेज में देखने को मिलता है। किसमें? पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलता है। ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये दो गुणसूत्र हैं, ये आपस में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जब लिपट जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है और ये पैकेटीन अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा पढ़ाने का मेथड, हमारे कंटेंट अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर भेजिएगा। थैंक यू।